नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। नगर विकास मंत्री के शर्मा ने अधिसूचना जारी की है। लखनऊ नगर निगम महिलाओं के लिए आरक्षित है। आगरा नगर निगम अनुसूचित जाति महिला, झांसी नगर निगम सीट अनुसूचित जाति घोषित। तो आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिसूचना जारी की है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने इस अधिसूचना को जारी किया है। नगर विकास मंत्री के शर्मा ने अधिसूचना जारी की है। निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। और सीधे आपको ले चलते हैं। ए.के. शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नगर विकास मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो इस प्रकार 17 नगर निगम की, 199 नगर पालिका परिषद की और 544 नगर पंचायतों के रिजर्वेशन की आज अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। हमारे साथ हमारे विभाग के सचिव बैठे हैं, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी बैठे हैं, इन्होंने, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, इन लोगों की पूरी टीम ने कई दिनों से रात दिन बड़ी मेहनत की है और उन सबको मैं अभिवादन भी देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्य को आगे बढ़ाया है। आपको याद है कि इसकी पहले की जो अधिसूचना जारी की गई थी वो 5 दिसंबर 2022 को जारी की गई थी। उसके बाद कुछ कानूनी विषय उपस्थित हुए, माननीय उच्च न्यायालय में बात गई और उच्च न्यायालय ने कुछ हमें सूचनाएं दी थी। उसमें एक सूचना थी कि आयोग का गठन किया जाए। उस आयोग के गठन की सूचना को हमने मान्य किया था। दूसरी सूचना थी कि ओबीसी के आरक्षण के बिना भी चुनाव अगर नहीं हो पाता है व्यवस्था तो करा दिया जाए। उसके विरुद्ध हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावना को समझा था। हमने ये कहा था कि बिना आरक्षण के, ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। उस बात को स्वीकार करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी आयोग की रिपोर्ट आने की सूचना दिया था। आयोग की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई मार्च महीने में 9 तारीख को और उसे हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्य किया और हमें शीघ्र चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ने का हमें आदेश किया। उसी आदेश के क्रम में आज का ये नोटिफिकेशन हम लोग जारी कर रहे हैं। पिछली जो व्यवस्था थी, पिछला जो नोटिफिकेशन हुआ था और उसके बाद आयोग की रचना के बाद जो कुछ परिवर्तन हुए हैं और जिसके कारण जिसको अमली बनाने के लिए हमने ऑर्डिनेंस की भी व्यवस्था ला करके उसको अमली बनाने के लिए किया। उसमें प्रमुख बात माननीय आयोग ने ये कहा था कि ये बहुत बड़ा राज्य है। कई जगह हम लोग गए तो कई जगह पे लोगों को आरक्षण को लेकर के कुछ असंतोष, कुछ शिकायतें रही कि एक ही प्रकार का आरक्षण हमेशा चलता रहता है या यहाँ इस जाति का बहुल है लेकिन बहुलता है लेकिन इस प्रकार का आरक्षण होता है। इस प्रकार की असंतोष की बातें आयोग के ध्यान में आई थी। इसलिए उन्होंने एक बड़ा परिवर्तन का सुझाव देते हुए ये कहा कि अभी तक नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का जो चुनाव है वो पूरे राज्य को एक यूनिट मान करके होता आया है। वर्षों से, दशकों से, जब से ये चुनाव की प्रक्रिया राज्य में शुरू हुई है, जब से हमारे अधिनियम बने हैं, तब से यही प्रथा चलती आ रही थी। लेकिन बहुत बड़ा राज्य है, इसमें अगर इसको स्टेट की जगह रीजनल लेवल पे हम अगर इन सीटों की गणना और आरक्षण की व्यवस्था को के मापदंड को हम ले जाएं तो शायद संतोष ज्यादा बढ़ेगा। उस दृष्टि से उन्होंने कहा कि नगर निगम
तो जैसे पहले होता था राज्य स्तर पे उसी प्रकार आप 17 नगर निगम को देखिए। लेकिन नगर पालिका परिषदों के लिए उन्होंने कहा कि आप राज्य की बजाय मंडल स्तर पे उसका चक्रानुक्रम आप चलाइए। उसी प्रकार नगर पंचायतों के लिए उन्होंने कहा कि जिले स्तर पे उसका चक्रानुक्रम चलाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कुछ और भी जो बातें कही थी उन सबको आमेज करते हुए लेते हुए हम लोगों ने ऑर्डिनेंस की व्यवस्था की और आज ये उसी के आधार पे आज ये अनंतिम अधिसूचना जारी की गई है। आपको जिस बात में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, वैसे तो आपको ये जानकारी अब मिल ही चुकी है, लेकिन फिर भी इस पूरी व्यवस्था के तहत नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो एससी वुमन का है, झांसी का एससी का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का ओबीसी वुमन है, मेरठ का ओबीसी है, प्रयागराज का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अयोध्या का अनारक्षित है, सहारनपुर का ओबीसी है, गाजियाबाद वुमन जनरल है, लखनऊ वुमन है, कानपुर भी महिला है, मुरादाबाद अनारक्षित है, गोरखपुर अनारक्षित है, वाराणसी अनारक्षित है, बरेली अनारक्षित है, शाहजहांपुर ओबीसी महिला है। इसी प्रकार से नगर पालिकाओं का भी सभी 199 नगर पालिकाओं के भी आरक्षण जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ बताया मैंने, महिला जनरल उसमें कोई भी महिला लड़ सकती है, किसी भी जो जनरल होता है। उसी प्रकार नगर पालिकाओं का भी 199 का आरक्षण जारी कर दिया गया है और नगर पंचायतों में 544 का आरक्षण जारी कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की कुछ जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आयोग के ने जो परिवर्तन करने का जो सुझाव दिया वो करने से क्या फायदे होते दिख रहे हैं या क्या बेहतरी होती दिख रही है, उसमें पहले 39 जनपदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, जो पहले की व्यवस्था थी। नगर पंचायत की अभी मैं नगर पंचायत की बात कर रहा हूं, तो नगर पंचायतों में से 39 जनपदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अब जो है उसमें काफी ऐसे जनपदों में काफी कमी आई है और अब मात्र 14 जिले ऐसे बचेंगे 39 की जगह जिनमें ये समस्या रहेगी। पहले अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ एक सीट आवंटित हो पाई थी, अब 2 सीटें, वैसे उनकी पॉपुलेशन कम है राज्य में, इसलिए ऐसा। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व में 182 सीटें आरक्षित थीं, अब 209 सीटें आरक्षित हो रही हैं नगर पंचायतों में। और अनंतिम अधिसूचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 269 सीटों में आरक्षण में परिवर्तन हो रहा है नगर पंचायतों के, मतलब काफी सीटों में परिवर्तन हुआ है। उसी प्रकार से नगर पालिका परिषद में अगर हम आवे तो 6 मंडलों की नगर पालिका परिषदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व पहले नहीं था, अब जो है ज्यादातर मंडलों में हो गया है। खाली 2 मंडल ऐसे रहेंगे जहां ये समस्या रहेगी। ये अभी हम बता देते हैं आपको। 16 मंडल, दो कौन से हैं वो निकाल। पूर्व में एक मंडल ऐसा था, देवीपाटन मंडल, जिसमें ओबीसी का कोई देवीपाटन ही है, देवीपाटन मंडल जिसमें पिछड़ा वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। वर्तमान में सभी मंडलों में ये मिल रहा है। नगर पालिका परिषदों में पूर्व में सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 67 सीट आरक्षित थी, उसकी जगह अब 73 सीटें नगर पालिका परिषद में आरक्षित हो रही हैं।
और 100 सीटों में नगर पालिका परिषदों में परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार नगर निगम की बात की जाए तो 4 नगर निगमों को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 4 ही नगर निगम में इस बार भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है। कुल 6 सीटों में, नगर निगमों की 6 सीटों में पिछले की अपेक्षा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। 5 दिसंबर को अभी हम वो आपको दे देंगे। एक और जानकारी आपको शायद जान करके खुशी होगी कि ओबीसी के जो हमारा पहला दिसंबर का जो हमारा नोटिफिकेशन था उसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की हमारी कानूनी व्यवस्था है। उस प्रकार 205 सीटों पर आरक्षण कुल सभी मिला करके 760 सीटों में से 205 सीटों पर हमने आरक्षण दिया था और अभी का जो आज का नोटिफिकेशन है उसमें भी वही 205 उतनी ही संख्या में 205 सीटों में रिजर्वेशन किया गया है। उसमें न कोई कमी हुई है न कोई बढ़ोतरी हुई है। कंप्लीट 27% रिजर्वेशन देने के दिया गया है। महिलाओं की जो सीटें पहले थीं वो 255 आरक्षित ओबीसी का वुमन और जनरल वुमन मिला करके 255 सीटों पे महिलाओं का आरक्षण था। उसमें अच्छी खासी वृद्धि के साथ अब 288 सीटों पे महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। तो इस तरह से एक तरह से जेंडर जस्टिस की तरफ हम और बेहतरी से हम बढ़ रहे हैं। एससी में की सीटों में भी पहले 102 सीटें उनके लिए आरक्षित थी कुल सीटें, अब 110 सीटें हुई हैं, यानी कि 8 सीटों में बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार ओबीसी की 205 सीटें पहले जितनी संख्या थी उतनी ही रहती हैं। महिलाओं की सीटों में 33 की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजाति की सीट में 1 की वृद्धि हुई है, पहले 1 थी अब 2 हो गई है। और अनुसूचित जाति की सीटों में 8 की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि माननीय आयोग ने जो अध्ययन करके और सरकार को जो सुझाव दिए उससे ज्यादा व्यापक स्तर पे सीटों के आरक्षण का जो वो हुआ है उसका फैलाव ज्यादा व्यापक स्तर पे हुआ है। जिन मंडलों, जिन जिलों में, जिन इलाकों में कुछ जाति विशेष को आरक्षण नहीं मिला था उनको भी आरक्षण देने में हम सफल हुए हैं, क्योंकि पहले का जो व्यवस्था थी उसके अनुसार वही आता था तो वो किया गया था। अभी की जो व्यवस्था है उसमें ऐसा लग रहा है कि सभी वर्गों को सभी क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है, सभी वर्गों को सभी सीटों में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इस प्रकार ये व्यवस्था ज्यादा बेहतर है और इसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने और माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने भी रात को हमारा ऑर्डिनेंस जारी करते। तो के शर्मा ने अधिसूचना जारी कर दिया। प्रेम पाठक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। प्रेम का रुख करेंगे। प्रेम, फिलहाल जिस बात का इंतजार था अधिसूचना जारी करने का, लेकिन अधिसूचना जारी हो गई है और मंत्री ए.के. मिश्रा ने अधिसूचना जारी कर दिया। प्रेम, देखिए, आज नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तरफ से आरक्षण की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। उस सूची के अनुसार जो है 17 नगर निगम की जो पंचायतें हैं और नगर पालिका के लिए अनंतिम आरक्षण की जो है वो आज घोषणा हुई है। इसके बाद आपत्तियां जो है वो मंगाई गई हैं और अब जब आपत्तियां हो जाएंगी तो उसके बाद एक अंतरिम जो आरक्षण की सूची है वो जारी होगी और उसके बाद में चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव को लेकर अपने अधिसूचना जो है वो जारी करेगा, जिसके अंतर्गत वो पूरे चुनाव के कार्यक्रम को जारी करेगा कि कब कब चुनाव होंगे, कब नॉमिनेशन होंगे, कब नाम वापसी लिया जाएगा और कब मतगणना होगी। तो अधिसूचना जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी जाएगी। अभी फिलहाल जो है आज जो है, क्योंकि कल कैबिनेट के अंदर जो है
ओबीसी आरक्षण को लेकर जो संशोधित प्रस्ताव था उसको लाया गया, उसकी मंजूरी मिली, उसके बाद उसको राज्यपाल के पास पेश किया गया और राज्यपाल ने भी उसको अपनी मंजूरी दी। अब आज प्रदेश सरकार की तरफ से जो है आरक्षण की जो सूची है वो जारी कर दी गई है, जिसमें मेरठ नगर निगम जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद का जो नगर निगम है उसमें महिला की सीट जो है उसको आरक्षित किया गया है। प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन में जो है वो अनारक्षित जो है सीट वो घोषित करी गई है। प्रदेश के सभी नगर जो निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत है, उनको लेकर भी अंतिम जो है वो आरक्षण की घोषणा कर दी गई है। तो आज ये पूरा कह सकते हैं सिनेरियो रहा है। आज सभी नगर निगमों को लेकर, नगर पंचायतों को लेकर और नगर निगमों को लेकर जो आरक्षण की सूची है वो सरकार की तरफ से संशोधित जो है, जो नई ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के अनुसार जो कमेटी की रिपोर्ट हुई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना और उसको पास किया, और उसके बाद जब कैबिनेट से अप्रूवल हुआ, राज्यपाल से अनुमोदित हुई और उसके बाद में अब उसको जारी कर दिया गया है। अब इस पर आपत्तियां जो है वो मांगी गई है और आपत्तियों के बाद में फाइनल सूची जो है वो जारी करी जाएगी और उसके बाद में चुनाव आयोग जो है वो नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी अधिसूचना जारी करेगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रियम, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनवमी के मौके पर आज महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल से आगजनी और सांप्रदायिक हिंसा की खबरें सामने आई हैं। गुजरात के वडोदरा में गुरुवार को शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बुधवार देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर के बाहर आगजनी की। इन लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में आग भी लगा दी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा शिवपुर में यात्रा के दौरान हिंसक झड़प देखने को मिली और उपद्रवियों ने यात्रा पर हमला किया। रामनवमी के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा वडोदरा में शोभा यात्रा पर हुई। तो वडोदरा में शोभा यात्रा के दौरान पथराव देखने को मिला। तो वहीं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी रामनवमी के मौके पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल से भी इस तरह की हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ये तीन तस्वीरें आपके सामने। देखिए किस तरह से आगजनी हो रही है पश्चिम बंगाल में, और हावड़ा की तस्वीरें है पश्चिम बंगाल की, और यहाँ पर रामनवमी के जुलूस में हिंसा हो गई। तो वहीं गुजरात में भी रामनवमी के मौके पर पत्थरबाजी हुई, लोगों ने पत्थर फेंके असामाजिक तत्वों के द्वारा। लेकिन आखिरकार सवाल यह है कि इन सब के पीछे किसकी साजिश है, कौन साजिश रच रहा है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से। नितिन, तीन तस्वीरें अलग अलग, गुजरात के वडोदरा से, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से और महाराष्ट्र के संभाजी नगर से। ये क्या कहें से साजिश के तहत पूरा प्लान तैयार किया गया था उपद्रवियों के द्वारा कि रामनवमी के मौके पर इस तरह की हिंसा को अंजाम देना है? नितिन जी देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से गुजरात के वडोदरा में, पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में ये तीन तस्वीरें जो आज सामने आई है, रामनवमी का जो पर्व था उसे शांतिपूर्ण तरीके से जो है हिंदू धर्म में मनाया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से आप जो लोग थे, जो हिंदू मुस्लिम का प्रयास यहाँ पर कराया जा रहा था, उसी को देखते हुए आज यहाँ पर जो बवाल देखने को मिला है। क्योंकि जिस तरीके से रामनवमी का त्यौहार है, रामनवमी के त्यौहार को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो त्यौहार है इसे मनाने की बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से गुजरात के वडोदरा में ये मामला सामने निकल के आया कि आखिरकार इसमें जो है कहीं गाड़ियों को तोड़ा गया है, तो कहीं उपद्रवियों ने जो है पत्थर फेंके। रामनवमी पर जो लोग अपना जुलूस निकाल रहे थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा को निकाल रहे थे, शोभा यात्रा को, उसी को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से जो है जो हिंसा हुई है, हिंसा का देखते हुए पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के अंदर गाड़ियों को जलाया। पुलिस वालों की जो गाड़ियां, जिस तरीके से रामनवमी का जो पर्व है उसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की जो बात यहाँ पर कर रहे थे, खुद बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो भी शांतिपूर्ण तरीके से इस तरीके को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का पलटवार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उपद्रवियों को जो हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास यहाँ पर किया गया। पश्चिम बंगाल के अंदर जो पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, लोगों में लाठी डंडे मारे गए हैं। वहीं बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में भी ऐसा मामला सामने आया है कि गुजरात के अंदर भी जो है
शोभा यात्रा में पत्थर फेंके गए हैं। तमाम मुद्दों को देखते हुए जिस तरीके से शोभा यात्रा यहाँ निकाली जा रही थी शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन जहाँ मुस्लिम एरिया है उस मुस्लिम एरिया को देखते हुए जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन्होंने जो है नारेबाजी लगाई, तो उसी के बाद ही ऐसी यात्रा जो सामने आई थी, तो इसमें जो है पत्थरबाजी देखने को मिली थी। और इसके साथ साथ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या पता चला कि इस साजिश के पीछे आखिरकार किसका हाथ था? पूरा प्री प्लान शेड्यूल कर रखा था उपद्रवियों ने। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उपद्रवियों ने जो प्लान बनाया था, हिंदू धर्म पे जो रामनवमी का पर्व यहाँ मना रहे थे लोग, उसको जो है शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब पश्चिम बंगाल के अंदर जो गाड़ियां जलाई गई हैं, वहाँ कुछ पुलिस के ऊपर भी लाठीचार्ज कराई गई है। उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं इस तरीके का जो हाथ है, कहीं उपद्रवियों के ऊपर हाथ लग रहा है कि आखिरकार हिंदू मुस्लिम कराने का पूरा प्रयास यहाँ लग रहा था, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है ममता बनर्जी की सरकार है, बड़ौदा में खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात के अंदर आखिरकार गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी यही कहना है कि आखिरकार इस तरीके की जो उपद्रवियों ने हिंसा करी है, इससे पत्थर मारे, पत्थरबाजी करी है इस शोभा यात्रा में, तो उस शोभा यात्रा को देखा जाएगा कि आखिरकार उन लोगों को भी जो है चिन्हित किया जा रहा है जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है। कौन वो लोग हैं, उन लोगों को निकालने का पूरा प्रयास कर रही है पुलिस। जल्दी से जल्दी यदि पुलिस नहीं पहुंचती मौके पर, तो जिससे बड़ा हिंसा की बात जो है वो सामने आती गुजरात के अंदर। आखिरकार गुजरात के अंदर एक बड़ा गढ़ है गांधीनगर में, जिस तरीके से आज पत्थरबाजी करी गई थी रामनवमी के उस पे पर्व में, तो उसी को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से लोग निकाल रहे थे, लेकिन उसी के बाद जब पत्थरबाजी यहाँ सामने देखने को मिली, लेकिन उसके बाद पश्चिम बंगाल में आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।